नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उसमें जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मैं आपको डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं इस क्लास के वीडियो में। तो आप बगैर स्किप के हुए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, किसने सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता की और 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति बने थे? वो निम्नलिखित में से कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता की और 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति बने थे। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और बात करिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसकी स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो वयोमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। ये सभी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो जिलेटिन का उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और फाइनिंग हाइड्रोजन की अगर बात करें तो फाइनिंग हाइड्रोजन सल्फाइड और कड़वा स्वाद भी हटा देता है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो 3 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष शुरू हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी। वहीं बात करें प्रथम शिक्षा नीति की, तो प्रथम एनपीआई यानी शिक्षा नीति को वर्ष 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये आप याद रखेंगे। बात करिए 4 नंबर प्रश्न का, तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है निम्नलिखित में से किनके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 85 टू और बी के अनुसार भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये आप याद रखेंगे। बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा का उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। ये आप याद रखेंगे। और लोकसभा को लोअर हाउस के रूप में यानी निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है हर मंदिर साहिब। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और मंदिर शब्द का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो भगवान का घर होता है। ये आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें 6 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो सवाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यानी सवाली की जो लड़ाई हुई थी 1612 में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पुर्तगाली के खिलाफ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह एक नौसैनिक युद्ध था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 7 नंबर प्रश्न का, तो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1954 में। ठीक है। और भारत रत्न
और पद्म विभूषण की स्थापना जो हुई ये 1954 में की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो बात करिए प्रति व्यक्ति आय का, तो इसकी गणना राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे करके प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो बात करें भारतीय सिनेमा का, तो सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 10 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो साबुन के पानी में डालने पर लिटमस पेपर डैश रंग में बदल जाता है। साबुन के पानी में डालने पर लिटमस पेपर का जो रंग होता है कौन से रंग में बदल जाता है? तो नीला रंग में बदल जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, तुजूक ए बाबरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बात करें तुजूक ए बाबरी का, तो इसको किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाबर के द्वारा तुजूक ए बाबरी लिखी गई थी। बात करें गुलबदन बेगम के द्वारा क्या लिखा गया था? तो हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो रानप्पा नृत्य राज्य से है। रानप्पा नृत्य जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर कहा जाता है फूल के अंतरतम भाग को। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल डैश वर्ष है, यानी प्रत्येक लोकसभा का सामान्य काल जो है कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने प्राचीन स्थल सांची के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया था? भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने प्राचीन स्थल सांची के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया था? तो वह कौन थी? तो सुल्तान जहां बेगम जो है ये भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी थी जिसने प्राचीन स्थल सांची के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न है, हमीदा बानो मरियम मंकानी यानी मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी, यानी हमीदा बानो जो है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो हुमायूं की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आगे भी इन सभी प्रश्नों को घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी जाकिर हुसैन का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और 1988 में उन्हें पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण मिला था, ये भी आप याद रखिएगा।
देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो आज का 21 नंबर प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो विल्हेम कॉनराड रंटगन जो थे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और कब? तो वर्ष 1921 में। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से है? तो तलवारबाजी से है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों में परिसंकटमय कार्यों से संबंधित बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। ऐसा निषेध डैश है। तो ऐसा निषेध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्ण निषेध है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों में परिसंकटमय कार्यों से संबंधित बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है और ऐसा निषेध जो है पूर्ण निषेध है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बात करें सिरकी जलप्रपात का, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सिरकी जलप्रपात। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लोकटक झील। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? त्योहार से संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जावा त्योहार मनाए जाते हैं झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो बात करें सोहराई का, तो सोहराई भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का फसल उत्सव है और इसे पशु उत्सव भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें सरहुल का, तो सरहुल जो है झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्योहार है सरहुल। बात करें करम का, तो करम जो है भारतीय राज्यों झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। तो ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो कृष्णा नदी यह महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और कृष्णा नदी में एक बड़ा और बहुत उपजाऊ डेल्टा है जो उत्तर पूर्व में गोदावरी नदी के क्षेत्र ओर बढ़ता है। कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। ये आप याद रखेंगे। कृष्णा नदी की दो सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं भीमा और तुंगभद्रा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्णा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? तो दो सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, जिसमें से कौन कौन नदी है? तो भीमा और तुंगभद्रा। कोयना नदी भी इसकी एक छोटी सहायक नदी है जिस पर कोयना बांध स्थित है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।